तो मुसलमानों को चाहिए कि दूर रहते हुए इस मामला को हम कोशिश करें, कूल डाउन करें, बनिस्बत इसके कि हम किसी की जानिबदारी का। अच्छा सर, अगर हालात खराब होते हैं उस वक्त पाकिस्तान क्या कर सकता है और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की मईशत अब जाके थोड़ी संभली है, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारी मईशत पे होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पाकिस्तान पे असरात, पाकिस्तान को इसके असरात, मैं समझता हूँ कि कोशिश, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोशिश की जाएगी पाकिस्तान को घसीटने की, लेकिन आप ना आएँ। आप अपने आप को बिल्कुल गैर जानिबदार रखें, आपके कोई स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए। आप अपने तौर पर जो जो पाकिस्तान की, ज़ाहिर-सी बात है, हमको फ़ौज तो भेज नहीं रहे, ना हमने कहीं भेजना है, ना हमने यहाँ किसी को अड्डे देने हैं, ना हमने किसी से कहना इजाज़त देनी है कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल हो। देखिए, ईरान की सरज़मीन इस्तेमाल होती रही है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरे मेरे इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। ये चाबहार के अंदर जो आपके जो आए थे, जो आपका जासूस पकड़ा गया कुलभूषण वगैरह, वो सब ईरान से ही आए थे, लेकिन उस वक़्त वो सारा काम ईरान से इंडिया ने कराया था, भारत ने कराया था। तो अगर ईरान से ये गलती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वो गलती दोहराएँ। वही आपसे मैं कह रहा हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमारा काम ये है कि अब हम किसी किस्म की कोई गलती को ना दोहराएँ, क्योंकि देखिए, ये अमेरिका की चाल है, जो मैं आपसे इशारा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को घसीटा जाएगा, अमेरिका की चाल है। अमेरिका ने पहले भी जो जंग लड़ी है, वो पाकिस्तान के एक बॉर्डर के करीब लड़ी है, और उनकी पूरी-पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह उस जंग को पाकिस्तान में दाखिल किया जाए। तो ये फिर दोबारा इन्होंने ये जंग जो है इन्होंने लड़ी है, ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के करीब लगी है, और ये जो लड़ने का इनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरह इसकी चिंगारी या इसकी गर्मी या इसके मामला जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल किए जाएँ। हो सकता है जैसे मैं आपसे कहा कि जिस तरह के ईरान के स्लीपर सेल हैं, इस तरह ब दूसरे मुल्कों के भी स्लीपर सेल हो सकते हैं। दूसरी, हमारे मुल्क में आप देख लें, इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक़्त हाल है, जो हमारे मुल्क के सियासतदानों का, मैं हमेशा कहता हूँ, वो आपके सामने हो सकता है कोई सियासतदान या कोई सियासी जमात इस किस्म की कोशिश करने की कोशिश करे। मिसाल के तौर पे अभी आप देख लें कि अब आपके सामने आर्मी के एक मसला है, उसकी तरमीम का, और उसके ऊपर जिस किस्म की बहस की जा रही है, और जिस किस्म की, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो शुरू से मुखालिफ था कि आर्मी का ये मामला पार्लियामेंट में पेश होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चलें, अगर बदकिस्मती से आपने पेश कर ही दिया है, तो जिस किस्म की उस पे रेजिस्टेंस आ रही है, जिस किस्म के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उससे आप पता लग सकता है कि हमारी सियासी सूरत-ए-हाल और या हमारी पोज़ीशन क्या है। अभी किसी बिल्कुल। साहब से, मैं एक मिसाल की बात है कि किसी साहब ने मुझसे पूछा, ईरान के लोग बड़े डट के जवाब दे रहे हैं, वो बड़ा, ईरान के पास ना कोई न्यूक्लियर है, ना ईरान के पास कोई इतनी बड़ी फ़ौज है, जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पाकिस्तान के पास है, वो तो ईरान के पास नहीं है। लेकिन वो क्यों इस कदम की खुल के बात कर रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं। तो इसलिए मैंने उनको कहा, जी, उनके पास फजलुर रहमान नहीं है, उनके पास नवाज़ शरीफ नहीं है, उनके पास अचकज़ई नहीं है। अगर उनके पास ये होते तो मैं देखता ईरान किस तरह से उनकी बात करता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, और आज जो आसिफ गफूर साहब का जो आया है, मैं समझता हूँ, मैंने उसको बड़ा गौर से सुना है, वो बहुत अच्छा है, और हमें बिल्कुल इस्तकामत के साथ उस मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए। सर, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने खुद ईरान, सऊदी अरब के दरमियान पाकिस्तान को सालसी किरदार अदा करने की पेशकश की थी। पाकिस्तान को अपने मफादात के तहत फैसला करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान को अपने मफादात के तहत फैसला करना चाहिए। एक बात ये भी है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुन्नी है, लेकिन फिर ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया भी पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका एक सुपर पावर है और इसने एक इंतहाई इकदाम किया है। देखिए, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि न्यूट्रल कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कहीं ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होती हैं। न्यूट्रल कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब आपके पास रास्ता ना हो, आपके पास कोई और दो ऑप्शन ना हो, तो उसमें फिर न्यूट्रल सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। न्यूट्रल रहना, देखिए, गैर जानिबदार रहना सबसे बड़ी बात है। जो लोग कहते हैं वो ठीक है, वो किसी वजह से कहते होंगे, लेकिन गैर जानिबदार आजकल की दुनिया में कहाँ कौन गैर जानिबदार है? गैर जानिबदार आपको कहीं कोई नज़र नहीं आएगा, कहीं न कहीं कोई सरजंग में कोई किसी की तरफ था। आज आप देख लें, जो आप फ़िक़्ह की आप बात करें, फ़िक़्ह के हवाले से किसी का झुकाव किधर है, कोई किसी का झुकाव किधर है, ये असल में बुनियादी चीज़ पर ये गलत है। आपको हकीकत में हर मामलात में गैर जानिबदार होना चाहिए। तो अगर हम गैर जानिबदार रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अमेरिका का, जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका की तो कोशिश है, और इनका ये हुँ। प्लान है कि यहाँ पर हालात को ख़राब किया जाए, और वो कोशिश करेंगे इस खत्ते के अंदर उन्होंने जंग को लाना है। और वो जंग लाने की वजूहत ये कि वो पाकिस्तान पे चाहते हैं कि पाकिस्तान के अतराफ के अंदर हालात ख़राब हों, ताकि हमारा सी पैक का मामला, देखिए, सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं है, वो चाइना को भी कंटेन करना चाहते हैं। ये सारा मामला, इसको आप एक छोटे पस मंज़र में ना देखें। ईरान के साथ हुँ। जो आए हैं, वो कोशिश इनकी यही है कि ये मामला बढ़े, और वो उनकी तो जैसे अब कोशिश ये थी, या जो उन्होंने बातचीत की है, या कुछ लोगों से मैंने अमेरिका में कल सुना था कि वो कह रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान से किसी बड़ी सहूलत के ख्वाहिशमंद हैं। तो वो खुल के, तो ख़ैर मुझे नहीं बात पता लगी कि यार सहूलत चाहते हैं, तो वो आज सहूलत आपकी पाकिस्तान ने डट के इनकार कर दिया साफ़-बाज़ी के तौर पे।
तो मैं नहीं समझता कि शायद कोई ऐसे मामला एज सच पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए मामला उस वक्त ज्यादा खतरनाक होंगे जब आपके अंदरूनी हालात दुरुस्त नहीं हो। अगर आप अंदरूनी हालात ये करेंगे कि फजलुर रहमान साहब चले आ रहे हैं रोडों पर, या कोई फ़िक़्ह जाफ़रिया या कोई और फ़िक़्ह निकल के रोडों पे चलाए, पाकिस्तान से लड़े, तो ये हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त देखना चाहिए कि भारत हमारे बॉर्डर पे बिल्कुल तैयार खड़ा है और वो बिल्कुल स्ट्राइक ऐसे किसी वक़्त भी कर सकता है। वो मौके की तलाश में, अगर हम यहाँ ईरान का इश्यू लेके अगर हम रोडों पे निकलेंगे या हम सऊदी अरब का इश्यू लेके रोडों पे निकलेंगे, तो दूसरों को तो हम मौका देंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे समझता हूँ कि इस वक़्त बहुत सोच समझ के चलने का टाइम है और बेहतर ये है कि आप अब सारे लोग मुत्तहिद होकर एक ही चीज़ की बात करें कि पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद उसको और कुछ नहीं। सर, गुज़श्ता दिनों मौलाना फज़लुर रहमान ने फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की मिसालें देकर मोदी के कश्मीर पर कब्जा को एक तरह से जायज़ साबित करने की कोशिश की है। सर, क्या ऐसे लोगों को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए और क्या सबूत चाहिए जो आलमी सतह पर कश्मीर पे पाकिस्तान का केस खराब करें? देखिए, तो आपने बड़ी अच्छी बात की, तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हमारी बदकिस्मती रही है कि मैंने अभी आपसे पहले एक बात कही थी कि जैसे ईरान के अंदर है, जो ईरान एक छोटा-सा मतलब एक मुल्क है, जो भी बड़ा मुल्क है, लेकिन कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, वो डट के इश्यू कर लेता है, कोई भी इश्यू होता है, उसके ऊपर डट के बात करता है। बुनियादी तौर पर वजह ये है कि आपने शुरू से इन लोगों को ढील दी है। आपने देखिए पीटीएम हो या मौलाना फज़लुर रहमान साहब हो, मौलाना फज़लुर रहमान साहब का तो ख़ैर माज़ी ही माशाअल्लाह भरा पड़ा हुआ है पाकिस्तान मुखालफत से। तो इस तरह आपने जो शुरू-शुरू से जिन मामलात को टॉलरेट किया है, तो वो चीज़ें जो है ना इस तरह अब देखिए मैं एक छोटी-सी मिसाल मैंने आपको दी कि आपने मैं मिसाल पर अमेरिका में हूँ या मैं बर्तानिया में हूँ, मेरे पास मग़रिब की एक मुल्क की शहरियत है। लेकिन जिस वक़्त हुँ, मैं अब हमें हमें ज जिस इमाम बारगाह में हम जाते हैं, जिस मस्जिद में जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई रोक-टोक नहीं करता, ना हमें कोई नमाज़ पढ़ने से रोकता है, ना हमें कोई इमाम बारगाह जाने से रोकता है। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हम एक मग़रिबी शहरियत के हामिल होते हैं। ना उस वक़्त हम शिया होते हैं, ना हम सुन्नी होते हैं, ना हमें अहले हदीस होते हैं, ना हम मौलाना फज़लुर रहमान के फॉलोअर होते हैं, ना हम किसी के फॉलोअर होते हैं। तो यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए थी। ये शुरू से आप लोगों ने जो इतनी गलती इन्होंने की है, जो बर्दाश्त किया है लोगों को, उसकी वजह से आज ये सूरत-ए-हाल है। तो मौलाना फज़लुर रहमान साहब का भी हाल ऐसे ही है। मौलाना फज़लुर रहमान साहब को तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इनसे आप किसी नेक नेक काम की तवक्को ना रखें और वो हुँ। तो अगर इससे भी ज़्यादा कुछ अगर कहें, तो उनसे ये भी तवक्को की जा सकती है। कश्मीर का उसको उन्होंने नुकसान पहुँचाया, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आने वालों में दिनों में आप देखिएगा फरवरी, मार्च के अंदर कुछ मामला सामने आएँगे, उसमें आपको पता लगेगा कि मौलाना फज़लुर रहमान साहब की और इनकी जमात की पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में क्या-क्या काविशें रहीं। हुँ। अच्छा सर, आप माज़ी में कहते थे कि पाकिस्तान में मीडिया में माफ़ियाज़ मौजूद हैं। लोग इसको नहीं मानते थे। 2 माह कबल डीजीआईएसपीआर ने भी इन माफ़ियाज़ का ज़िक्र किया और अब इमरान खान साहब ने भी चंद रोज़ कबल कहा कि मीडिया में माफ़िया मौजूद हैं। सर, कौन है ये माफ़िया? नाम कोई नहीं बताता और अगर नाम नहीं बताते, तो कौम को कैसे मालूम होगा कि इन माफ़ियाज़ से कैसे बचा जाए? कैसे इनकी बातों पे यकीन ना किया जाए? देखिए, बदकिस्मती ये है कि हमारे मीडिया में मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूँ मियाँ माफ़ियाज़ हैं, माफ़ियाज़ हमारे यहाँ सब जगह मौजूद हैं। हमारे यहाँ हुँ, माफ़िया मीडिया में भी मौजूद हैं, सियासत में भी मौजूद हैं, मज़हबी जमातों में भी मौजूद हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि टॉलरेंस जो है ना हुँ, मनफ़ी चीज़ों पे जब आप बर्दाश्त करेंगे, मनफ़ी चीज़ों को जब आप दरगुज़र करेंगे, तो वो एक चीज़ बढ़ते माफ़िया की शक्ल इख्तियार कर जाती है। तो हमारे हुँ, यहाँ कोई शक नहीं कि मीडिया के अंदर कुछ माफ़ियाज़ हैं, वो माफ़ियाज़ अब मैं तो अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब लोग ये अवाम का काम है, अवाम पहचाने। देखिए ना, आज मुझे मिसाल के तौर पे आज देखिए कि आज टेलीविज़न के ऊपर एक खबर चल रही थी कि वो मुबश्शिर लुक़मान लड़ पड़ेंगे और थप्पड़ मार दिया। हरीम शाह यहाँ चली गईं, हरीम शाह ने ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान के मशरिक़ और मग़रिब के बॉर्डरों का हाल आप देखें, हम हालत-ए-जंग के अंदर खड़े हुए हैं। क्या बिल्कुल हमारा ऐसे ही ये है। इश्यू है? क्या ये हमारा इश्यू है? जो मीडिया इस चीज़ को ज़िक्र करता है, वो माफ़िया है क्योंकि वो आप कौम की सोच को मुंतशिर कर रहे हैं। मीडिया को तो बिल्कुल इस ऐसे ही वक़्त मीडिया को ये चाहिए कि मीडिया इस वक़्त लोगों को बताए कि भई आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं। इस वक़्त पाकिस्तान एक अहम नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। हमारे हालात इस तरह हैं, हमें अपनी फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ मिल के खड़ा होना चाहिए। कोई इस किस्म के प्रोग्राम किए जाएँ जिससे लोगों के अंदर ज़हन के अंदर एक यगानियत और यकसुई पैदा हो। लेकिन इस किस्म के हुँ, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। एक तरफ वो तहरीक इंसाफ को बिठा लेते हैं, एक तरफ मुस्लिम लीग नून को बिठा लेते हैं और उसके बाद जानबूझ के लड़वाते हैं। ये लड़वाने हुँ, से क्या है? लड़वाने का मतलब ये है कि आप लोगों के ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं। और ये अमेरिकस के अंदर अमेरिकन्स की मेरी जब मुलाकातें होती हैं कभी कि मैं जाता हूँ तो वो मुझसे कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा प्लान ही यही है। ये हाइब्रिड वॉर वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें ये भी एक किस्म का हथियार है कि लोगों के ज़हन को मुंतशिर कर दो। आप किसी चीज़ को सोच ना पाएँ, आप सोच ही नहीं पाएँ कि आज का आपका इश्यू क्या है? आपका आज का इश्यू ये है कि उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया, उन्होंने उसको घूँसा मार दिया, हरीम शाह यहाँ आ गई, उन्होंने ये कर दिया, ये हमारे इश्यू नहीं है।
और ये इंटरनेशनल हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये माफियाज़ ही हैं जो कौम को उस वक़्त मुंतशिर कर रहे हैं और कौम को गलत उस लगा रहे हैं तर्ज के ऊपर और असल चीज़ों से तवज्जो हटा रहे हैं। तो लोगों को खुद अच्छा पता सर। लग जाएगा कौन है। सर, हरीम शाह के मामले को लेकर आपका एक ट्वीट भी आया कि 3 औरतें, 3 कहानियां, 3 तबाहियां। ये 10 साला मंसूबा लग रहा है। सर, किसने बनाया है ये मंसूबा? कौन पसे पर्दा हो सकता है? और 3 तबाहियों से क्या मुराद है? किन 3 शख्सियात को इन 3 औरतों के जरिए टारगेट किया जाएगा? कुछ बताएंगे आप? मुझे तो देखिए वो इसलिए कि किसी साहब ने सोशल मीडिया पे खबर डाल दी थी फेसबुक के ऊपर हरीम शाह के साथ की एक तस्वीर लगाई कि किसी ज़माने में हरीम शाह के कोई दोस्त हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं, बदबख्त को ना मेरी कभी मुलाकात हुई। तो फिर वो मैंने फिर बहरहाल रिपोर्ट की और फेसबुक से उसको हटा दिया गया। तो इस हवाले से मैंने कहा था कि भई उसके बाद फिर वो पता नहीं फवाद चौधरी के साथ और पर पता नहीं शेख रशीद के साथ आ गए। तो उस पर फिर मैंने कहा था कि भई 3 औरतें पहले हम ज़माने में जब किसी ज़माने में छोटे हुआ करते तो हम प 3 औरतें 3 कहानियाँ पढ़ा करते थे, आपको बिल्कुल याद ऐसे ही है। होगा। तो जी, जी, उसी बिल्कुल। हवाले से मैंने कहा था कि ये 3 औरतें 3 तबाहियाँ आ गई और ये 10 साल जो नए शुरू हुए हैं, अगर ये इस तरह शुरू होना है तो अल्लाह ताला खैर करे। ये था मेरा इशारा उस तरफ। अच्छा, सर, हरीम शाह इंतहाई खतरनाक हो गई है। एक शख्स ने दावा किया है कि वो आप तक पहुँच गई हैं। क्या इस बात में कोई हकीकत है कि वैसी ये हवा में बात की गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बिल्कुल मुझ तक नहीं पहुँची। बस आपको पता है क्योंकि मतलब एक लोग हैं मेरे पास बहुत सारे राब्ता करते हैं, कोई 2-3 1-2 ख़वातीन थी, उन्होंने आज से 1-2 हफ़्ते पहले फ़ोन किया, उन्होंने कहा था कि जी कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझसे किस लिए मिलना चाहते हैं? मैंने कहा मैं कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मुझे अपनी वजूहात बता दें कि किस लिए मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल लें वरना तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो उन्होंने कहा था कि वो किसी ने कहा कि वो टिकटॉक वाले के मैंने कहा जी ना मैंने टिकटॉक वाले से किसी से कोई मैंने राब्ता नहीं करना, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो वो एक बात चली थी, फिर उसके बाद वो किसी ने उसके ऊपर फ़ेसबुक पे डाल भी दिया, ख़ैर मैंने रिपोर्ट किया, वो हट गई। मतलब उनकी मेहरबानी है। तो बहरहाल मेरा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा कोई हरीम शाह से या किसी शाह से कोई दूर-दूर का ताल्लुक नहीं है, ना मैं कभी मैंने उनसे बात की है। अब वो पता नहीं अगर टेलीफ़ोन पे अगर उन्होंने मुझसे जिस खातून ने बात की अगर वो थी तो मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है पीछे तो मैं नहीं देख सकता। तो वो लेकिन वो सिर्फ़ उन्होंने मुझसे मिलने की ख़्वाहिश की थी, अल्लाह बेहतर जाने वो हरीम शाह थी या करीम शाह थी, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने उनको मना कर दिया था। सर, इतनी बड़ी टिकटॉक स्टार थी आप, उनसे मिलने से महरूम रह गए। सर, वफ़ाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हरीम शाह के मामले को लेकर मुबश्शिर लुकमान को एक थप्पड़ रसीद कर दिया है। एक शादी की तकरीब में फवाद चौधरी साहब ने तो जो है ना उनको एक थप्पड़ रसीद की है और फवाद चौधरी साहब ने तो अपने ट्वीट में ये तक कहा है कि मुबश्शिर लुकमान जैसे लोग सियासत पर बदनुमा दाग हैं। क्या कहेंगे इससे आप? देखिए, ये तो मैं खुद कुछ नहीं कह सकता, ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे अफ़सोस है कि पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर अब सहाफ़त रही नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि इस वक़्त हरीम बिल्कुल। शाह को डिस्कस करना या और लोगों को डिस्कस करना, ये हमारा इश्यू नहीं है। और इसी तरह हुँ। और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं, बहुत सारे एंकर हैं, जो ज़ातियात के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है फवाद चौधरी साहब की कि इस वक़्त पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर ना सिर्फ़ माफ़ियाज़ हैं, बल्कि गैर पेशा वराना किस्म की चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। इसका कौम के ऊपर, कौम के ज़हनों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें सोचना चाहिए कि बाकायदा एक तरबियत करनी चाहिए कि मीडिया हमारा क्या करे और क्या चीज़ पेश करे और क्या हमें दिखाना चाहिए ताकि हमारी कौम की सही ज़हनी जो है एक हम हमारी एक हमें एक सोच मिल सके, हमें पता लग सके, हमारी ज़हनी बालिगी हमें हमें मिल सके कि हम क्या लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जिस किस्म की चीज़ हमें पेश की जा रही है, वो हमें यकीनन मीडिया से मुतनफ़्फ़र करती जा रही हैं।